Hello guys, welcome to my channel. Subscribe my channel and like the video. Let's start it. हाँ तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट्स है. इसे मैंने बहुत ही 2-3 पेज में ही कर दिया है. सो दिस चैप्टर इज काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत हल्का चैप्टर है. सो इससे क्वेश्चन जो आते हैं वो बन ही जाते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट सॉलिड सॉल्वेंट सॉलिड लिक्विड गैस. और उसके हिसाब से ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको कोचिंग में भी आपसे पूछा जाता है. और इधर आप देख सकते हैं मेनली रूप से ये इम्पोर्टेंट हो गया जो कि आप पढ़े हैं कंसंट्रेशन टर्म्स स्टोइचियोमेट्री 1 में. मोलरिटी नॉर्मलिटी यहाँ नहीं गाइस, नॉर्मलिटी यहाँ है. तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज. एंड देयर इज द कैम्फर डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट. ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज. कैम्फर किस चीज़ में काम आता है. हाई वैल्यू ऑफ के एफ रहता है, डेल्टा टी एफ इसका मोड होता है. सो इजी टू मेजर होता है. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज. और इसमें ये देखना है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं. C1T1 इक्वल टू C2T2. मतलब कंसनट्रेशन ऑफ 1 इंटू टेम्परेचर ऑफ 1 इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ सेकेंड एंड टेम्परेचर ऑफ सेकेंड एट सेम टेम्परेचर एंड सेम वॉल्यूम. दिस इज दी. ये आप इस फार्मूला से ही करके निकाल सकते हो. सो इट्स कोई ज़्यादा खास नहीं है. और दी नेचुरल एसपीएम मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. नेचुरल एसपीएम रहता है एनिमल सेल ब्लैडर में. आर्टिफिशियल एसपीएम रहता है बना हुआ रहता है कॉपर फेरोसाइनाइड से. डीसेलेनाइजेशन. सी वाटर इज प्यूरिफाइड बाय रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर. कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इन ऑस्मोटिक प्रेशर परसेंटेज इज ऑलवेज वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज. ये थोड़ा ठीक है, पढ़ लो अच्छा रहेगा. एंड दिस इज दी ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको डिनोट करते हैं पाई से. पाई इज इक्वल टू CRT. सी हो गया हमारा कंसंट्रेशन जो कि मोल पर लीटर में होना चाहिए. एक बात याद रखना यहाँ सी जो है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है CRT में. और एक होता है CRT/m जिसमें ग्राम पर लीटर में सी होना चाहिए. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाई ऑस्मोटिक प्रेशर. इसे याद कर लेना गाइस. एंड वांट ऑफ फैक्टर जिसको आई से डिनोट करते हैं. आई ये बहुत इंपॉर्टेंट है. CP ऑब्जर्व और थियोरेटिकल बाई CP कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल. नॉर्मल मोलर मास बाई अब नॉर्मल मोलर मास बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाई नंबर ऑफ टेकन इनिशियल. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ऑफ फैक्टर. जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I1 होता है. और ये सारा याद करना जरूरी है. ग्लूकोज यूरिया सुक्रोज अल्कोहल इथाइलिन ग्लाइकोल ये सब के लिए आई जो होता है 1 होता है. एंड द केस 2 फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज बिटवीन द 100 अल्फा इज 0 और 100% मीन्स अल्फा इक्वल टू 1 और 100%. मतलब अल्फा 1 ही होना जरूरी है इसमें. तो I बराबर N हो जाएगा डिसोसिएशन के लिए. जब डिसोसिएशन होगा तब I बराबर N लिखना है आपको. और जब एसोसिएशन होगा तो I बराबर 1/N लिखना है. और जो डाइमराइजेशन तो I बराबर 1/2 होगा. कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है डाइमराइजेशन टेट्रामराइजेशन तो उसके जगह पे यह लिखना है 1/2 1/4. फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा जो होता है वो 1 से कम होता है और 100% से भी कम होता है. अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 100% से कम, और अगर नॉर्मली देखा जाए तो 1 से कम होगा. तो उसका जो अल्फ़ा निकालना जाएगा डिसोसिएशन के लिए उसका फार्मूला होगा I-1/N-1 और एसोसिएशन का फार्मूला होगा I-1/1/1-N-1. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वांट ऑफ फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का. और ये आप जैसे देख सकते हैं पाई ऑस्मोटिक प्रेशर. इसमें आप ICRT लगा सकते हो. डेल्टा टीबी होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ये हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. ये हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब फार्मूला. और आगे आपको नेक्स्ट पेज में दिखेगा. एंड ये आप देख सकते हैं गाइज जैसे कि I/C मतलब वांट ऑफ फैक्टर इंटू कंसनट्रेशन. ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो RLVP
टी बी डेल्टा टी एफ पाई, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर एंड टी एफ याद रखना है, डेल्टा टी एफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टी एफ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद करने का चीज़ है। और इन सैचुरेटेड सोल्यूशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इज डिजॉल्व्ड, ये भी ठीक है। बाकी आप यहाँ आप देख सकते हैं गाइस, जब हम लोग सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल लेते हैं सॉल्यूशन में, तो हमें ये फार्मूला लगाना रहता है, पी एस बराबर पी टी। जो पी एस होता है मतलब पी एफ सॉल्यूशन, या फिर पी एफ सॉल्यूशन जो होता है वही पी टोटल होता है, वही पी सॉल्वेंट हो जाता है। तो पी बी नॉट इंटू एक्स बी, एक्स हो गया यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। और व्हेन सॉलिड इज वोलाटाइल, व्हेन पहले नॉन वोलाटाइल का ही देखते हैं गाइस, नॉन वोलाटाइल का ही ना, नो गाइस। फिर सॉलिड इज वोलाटाइल, तो जब सॉलिड इज वोलाटाइल लिया जाता है तो उसमें पी एस बराबर पी टी, इसमें दोनों का ऐड किया जाता है, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। तो पी ए, जहाँ पर भी ए मिल जाएगा वहाँ पर समझ जाना कि ये सॉल्यूट है, और जहाँ भी बी मिल जाए वहाँ वो समझ जाना कि वो सॉल्वेंट है। तो पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और पी ए को लिख सकते हैं पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो और इसको वाई जो होता है ना, वो गैसियस फेज में सॉल्यूट का प्रेशर ऐसे हो जाता है। तो वाई ए बराबर पी ए बाय सॉरी वाई ए हो जाता है ना मोल फ्रैक्शन इन द गैसियस ऑफ सॉल्यूट। तो वाई ए इज इक्वल टू पी ए बाई पी टी। तो बस इतना याद करना है, पी ए बाई पी टी, बाकी आप उस पर पुट करके बना सकते हो। और तो वन बाई वाई ए जस्ट उसका अपोजिट करके निकाल सकते हो आप सब कुछ इससे गाइज। और जैसा कि आप देख सकते हो अब आता है बात आइडियल सॉल्यूशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन, तो पहली बात तो इसका इम्पोर्टेंट ये रहता है गाइज कि इसका इंटरेक्शन जो रहता है ना वो पहले और बाद दोनों का बराबर होता है। जैसे कि आप पॉजिटिव डेविएशन में देख सकते हो, पहले बॉन्ड ज़्यादा मजबूत था फिर कम मजबूत हो गया, बट उसमें था कि आइडियल सॉल्यूशन में कि पहले भी उतना ही मजबूत और बाद में भी उतना ही मजबूत। और इसमें मतलब भी चेंज नहीं करता, एच भी चेंज नहीं करता, बट डेल्टा या सब में निगेटिव होता है गाइस। इसमें भी निगेटिव होता है, इसमें भी निगेटिव, इसमें भी निगेटिव, पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशन सब में होता है निगेटिव। और इसका एग्जाम्पल सबसे मेन है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है। बाकी इसका थ्योरी सबको पता ही रहता है, सो मैंने इसमें लिखा नहीं है ज़्यादा, बस एक लिख दिया जिससे हिंट पता चल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो इसको याद करने का तरीका, ये बाद में कम मजबूत हो जाता है और पहले ज़्यादा मजबूत रहता है इसका बॉन्ड, इसलिए एंडोथर्मिक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी ज़्यादा हो जाएगा जीरो से, जी भी ज़्यादा हो जाएगा जीरो से, ऐसे याद कर लेते हैं गाइज। और फिर इसका एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट, एंड फिर द निगेटिव डेविएशन, इसमें आप देख सकते हैं इसमें बाद में ज़्यादा बॉन्ड मजबूत हो जाता है एक्सोथर्मिक। और इसका ये भी याद करना है, इसमें एक याद करना है गाइज, ये कहाँ गया, मिनरल एसिड, मिनरल एसिड रहता है इसमें गाइज निगेटिव डेविएशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल के तौर पे। अब आते हैं गाइज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोपिक मिक्सचर। देखिए गाइज ये सब मैं सिर्फ ऊपर ही दे रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ पता होना चाहिए, उससे बनेगा। बीपी आइसोट्रोपिक मिक्सचर जो रहता है वो दोनों कंपोनेंट से कम होता है तब मिनिमम होता है। दोनों कंपोनेंट कौन कौन, सॉलिड से भी सॉल्वेंट से भी। आइसोट्रोपिक मिक्सचर अगर बॉइलिंग पॉइंट कम रह गया तो मिनिमम हो जाएगा, ज़्यादा रह गया तो मैक्सिमम हो जाएगा। और जब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके लिए पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल सारा आ जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ एग्जाम्पल में पॉजिटिव डेविएशन लिख दिया है। पॉजिटिव डेविएशन का सारा इसमें एग्जाम्पल चलाएगा। सेम वही मैक्सिमम में हो जाएगा, बीपी ऑफ आइसोट्रोपिक मिक्सचर ज़्यादा हो जाएगा बीपी ऑफ बोथ कंपोनेंट से, और इसमें एग्जाम्पल निगेटिव डेविएशन का सारा आ जाएगा। अब देखते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वो उसको बोलता है पी नॉट माइनस पी एस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब गाइस। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये एक्स से बराबर पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। तो ये मोल फ्रैक्शन निकालने में काम आता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आर एल वी पी एंड वी पी।
अब ऐसा जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाए तो RLVP जो होगा वो इसका ये फार्मूला होगा गाइस। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि वेरी डाइल्यूशन सॉल्यूशन में है, और जब डाइल्यूट सॉल्यूशन हो थोड़ा सा या फिर नहीं हो तब ये फार्मूला लगाना है गाइस। इससे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये गाइस, BBI डालो। अब इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, तो इसमें याद रखना है गाइस TB डैश वो सॉल्यूशन का होगा और TB वो सॉल्वेंट का होगा। और एक इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, और KB जो होता है वो इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका नाम याद रख लेना, नाम पे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। और किस पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, इस पे भी और इस पे भी क्वेश्चंस रहता है गाइज KB का। तो और ये ऐसे पेपर के नीचे दिया हुआ रहता है इसका वैल्यू KB का, तो आप याद कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। और KF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें एक चीज़ याद रखना है, देख सकते हैं आप इसमें TF माइनस TF डैश होता है, तो सॉल्यूशन बाद में आता है और इसमें सॉल्यूशन पहले आता है, याद रखना है गाइज, दोनों में इंपॉर्टेंट। KF इज द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और ये भी डिपेंड करता है सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, और इसका भी वाटर का देखो वैल्यू दिया हुआ है, आप याद कर सकते हैं अगर आप कोचिंग में अभी एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर आपका नीट है कुछ दिन में तो आप याद ना भी करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और KF का ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला। और इथाइलिन ग्लाइकोल एंटी फ्रीजिंग रिएजेंट रहता है गाइस, जो कि जैसे जम्मू कश्मीर ये सब जगह पे अगर रोड पे अगर डालना रोड पे अगर बर्फ़ जम जाएगा तो गाड़ी चलेगा कैसे, इसलिए ये सब का यूज किया जाता है वहाँ पे कि वहाँ फ्रीज ना हो। और ये लास्ट पेज बचा है गाइस, बस इतना ही है, इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर, नेचर ऑफ सॉलिड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये याद रखना है। सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ KH भी याद कर लो गाइस। KH क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है, ये कांस्टेंट है। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप KH के बारे में यहाँ देख सकते हैं। अब जैसे देखिए आप नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सॉल्युबिलिटी का है। तो नेचर ऑफ गैस पे सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफैक्शन, लाइक डिजॉल्व लाइक होता है। लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब होता है ना गाइज कि अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्यूट भी होना चाहिए तभी डिजॉल्व करेगा, इसी को बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर नन पोलर सॉल्वेंट है तो नल पोलर सॉल्यूट भी होना चाहिए। और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसी को हेनरीज लॉ बोलते हैं। तो इस ये फार्मूला आ जाता है, जैसा कि देख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर बराबर KH इंटू XA। और KH जो है वो हेनरीज कांस्टेंट हो गया गाइस। और हेनरीज लॉ का लिमिटेशन कभी कभी पूछता है, बट कम क्वेश्चन इस पे आते हैं, पढ़ लीजिएगा एक बार। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सब एक्सेप्शन टाइप में लिखा हुआ है जो नीट के लिए है, बाकी अंदर तक नहीं पढ़ना इसके बारे में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन एक्जोथर्मिक इज लेस सॉल्यूबल ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। पहले याद रखना है एक्जोथर्मिक, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेस सॉल्यूबल, सॉल्यूट, बस इतना याद रखना है। और फिर ये याद रखना है KCl, और इसका ग्राफ भी याद रखना है कि गाइज कैसा होता है, ग्राफ पे क्वेश्चंस रहते हैं इसके। और फिर ये साल्ट्स, एक बात है और देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था सॉल्यूट, यहाँ देखिए साल्ट्स है, एक्जोथर्मिक यहाँ इंडोथर्मिक, यहाँ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यहाँ भी इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेस सॉल्यूबल मोर सॉल्यूबल। और इसका एग्जाम्पल है KNO3, और इसका ग्राफ देखिए जस्ट अपोजिट टाइप में है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। और ये एक और इम्पॉर्टेंट है गाइज, जैसे कि एक्सेप्शन है ये इसका Na2SO4 का, ये 32.4 डिग्री पे इक्विलिब्रियम में आता है, इसका याद रखना है गाइज। ग्राफ कैसा रहता है और किसके लिए है, बस इतना याद रखना है। आर्स, और एक बात, प्रेशर नॉट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, RCOOH। और ये तो ये देखो R हो गया वो अल्केन के लिए हो गया, या अल्किन जो भी हो वो अल्काइल ग्रुप के लिए हो गया। और ये जो दिख रहा है वो फिनॉल हो गया, वो भी एक ग्रुप हो गया। तो दोनों में यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने और लिख दिया वहाँ पर।
और उसको अगर वाटर में मिलाते हैं तो वो डिसोसिएट कर जाता है। हाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है आयनाइज और डिसोसिएट। और आई ग्रेटर देन 1 और m लेस देन 60, मतलब m हो गया मोलर मास। और अगर बेंजीन के साथ करते हैं तो ये बनता है गाइज। ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा गाइज, और बाकी ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। 2KiHgI2 ये इम्पोर्टेंट इसलिए गाइज क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है ये दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये रिएक्शन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें नेस्लर रिएजेंट का भी यूज किया जाता है, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है गाइज। बाकी एक चीज़ और आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसलिए इम्पोर्टेंट पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यहाँ पर वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और बाकी सब जो है वो डिक्रीज करता है। बाकी सब में आप जैसे कि देखे होंगे गाइज ऐसा नहीं होता है। यहाँ देखिए आप वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज करता है, बट वहाँ एक्सेप्शन केस में वो दोनों में इंक्रीज करता है, इसीलिए हो गया ये इंपॉर्टेंट। तो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो। थैंक यू वेरी मच।